की सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के 7वें अध्याय राम नरेश त्रिपाठी जी को पढ़ेंगे। इसके पहले हम सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, महादेवी वर्मा को पढ़ चुके हैं। क्योंकि पहला पद्यांश है तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सीखते हैं, क्योंकि आगे के पद्यांश में संदर्भ यही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता रहे हैं। अतुलनीय, अतुलनीय जिसकी तुलना न की जा सके। प्रताप का, प्रताप का मतलब शौर्य का। साक्षी मतलब गवाह, गवाह है। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से। दिवाकर मतलब सूर्य। निशाकर, निशाकर मतलब चंद्रमा। वैभव मतलब वैभव, वैभव मतलब वैभव। नभ मतलब आकाश। अनंत मतलब जिसका अंत न हो। तारागण मतलब तारों का समूह। अगणित मतलब बहुत ज्यादा। नभ मीन्स आकाश। विजय घोष मतलब विजय घोष। रणगर्जन मतलब युद्ध का गर्जन। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। भारत देश प्राचीन काल से ही गौरवशाली है। अतुलनीय इसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। तो भारत देश प्राचीन काल से गौरवशाली है। इस देश का प्रताप का साक्षी सूर्य स्वयं ही। चंद्रमा भारत की निर्मल कीर्ति का साक्षी है। घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर साक्षी है। आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल वैभव के साक्षी है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल वैभव का साक्षी है। अगणित बार सुन चुका है नभ जिसका विजय घोष रण गर्जन। और गरजती हुई लहरों वाला समुद्र इसके जय घोष सुनने का साक्षी है। ये हो गया व्याख्या। हम पहले पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। कवि ने अपने नामांकन के गुणों का गरिमा गान किया है। संस्कृत शब्द भाषा से युक्त वैज्ञानिक शास्त्रीय बोली है। शैली भावात्मक है। रस वीर है। गुण ओज है। छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं वाला वैज्ञानिक छंद है। अलंकार अनुप्रास और रूपक और पूर्वोक्ति प्रकाश है। सीखेंगे। व्याख्या से पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग जान लें। शोभित का मतलब होता है सुशोभित है। सर्वोच्च, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। मुकुट, मुकुट वही रहेगा। दिव्य मतलब अलौकिक, दिव्य मतलब अलौकिक। मस्तक मतलब सिर अथवा माथा। सकल मतलब पूरी। गुज मतलब दिशाएं। महिमा मतलब गौरव। अविरल मतलब लगातार। साक्षी मतलब गवाह। हिमगिरी पर मतलब श्रेष्ठ हिमालय पर उतरा करते थे मतलब उतरा करते थे। विमान दल मतलब वायुयान समूह। वक्ष स्थल पर मतलब भूभाग पर।
ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। अब हम व्याख्या सीखेंगे। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य देश का मस्तक। भारत का माथा हिमालय जैसे दिव्य मुकुट से अलंकृत है। गूंज रही है सकल दिशाएं, जिनके जय गीतों से अब तक। आज तक सभी दिशाओं में भारत की विजय की घोषणाएं गूंज रही हैं। जिसकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य हेमगिरि तंवर। और इस देश की महानता हिमालय जैसी पवित्र और सर्वोच्च रही है। उतरा करते थे विमान दल, जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पे। इसी हिमालय पर देवता भी स्वर्ग से आकर अपने विमान उतारा करते थे। ये हो गया व्याख्या। पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। हिमालय का महत्व और झांकी प्रस्तुत की गई है। भाषा साहित्यिक और बोधगम्य स्टॉक बोली है। शैली भावात्मक और वर्णनात्मक है। रस वीर है। गुण ओज है। अलंकार अनुप्रास और रूपक है। तीसरे पद्यांश का व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें आपको। निज, सागर में सागर ही रहेगा। निज का मतलब होता है अपनी। सागर में समुद्र। और छाती मतलब सीना। अगणित मतलब असंख्य। आड़वत पोत मतलब होता है, आड़वत पोत मतलब समुद्री जहाज। प्रमुदित, प्रदीन प्रसन्नता पूर्वक। भूमंडल मतलब पृथ्वी। तटों पर मतलब किनारों पर। यश धारा सी मतलब कीर्ति। निशी वासन मतलब रात दिन। चरण चिन्ह भी मतलब चरण मतलब निशान। तट पर मतलब किनारे पर। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम तीसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। अब हम व्याख्या सीखेंगे। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरण्य पोत उठाकर। भारत समुद्र व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही उन्नत कर चुका था। पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के तटों पर। इसी हिमालय पर इस देश के जलपोत समुद्र की छाती चीरकर दूर देशों के तट पर तक जाते थे। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती है अब निशिवासर। भारत की नदियां जल के रूप में आज भी मानो अपनी गौरवपूर्ण कीर्ति को बहाती जा रही हैं। ढूंढो जिनके पद चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। इसी इन नदियों के किनारे बसे हुए नगरों में हमारे देश की उज्जवल संस्कृति का स्वरूप आज भी देखा जा सकता है। ये हो गया व्याख्या। तीसरे पद का काव्य सौंदर्य देखेंगे। देश का प्राकृतिक सौंदर्य सजीव हुआ है। भाषा सरल सुबोध और साहित्यिक खड़ी बोली है। गुण ओज है। अलंकार उपमा है। 14 पद्यांश के व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। विषुवत रेखा मतलब होता है भूमध्य रेखा, जहां गर्मी पड़ती है ज्यादा। नित मतलब होता है हमेशा। नित मतलब हमेशा। अनुराग मतलब प्रेम।
प्रेम, अलौकिक मतलब अत्यधिक, मातृभूमि मतलब मातृभूमि ही रहेगा, ध्रुववासी मतलब ध्रुव प्रदेश के वासी, हिम में मतलब बर्फ में, तम में मतलब अंधकार में, काप काप कर मतलब होता है ठंडी में कांपना, प्राण निछावर मतलब बलिदान देना। ये हो गया कठिन शब्दों के मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। व्याख्या से पहले आपको हम प्रसंग बता दें। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि मनुष्य को अपने देश से अधिक प्रेम होता है, वह स्वदेश छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता है। अब हम व्याख्या सीखेंगे। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर। जो मनुष्य भूमध्य रेखा पर निवासी है, वहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, वहाँ वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है। रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर, लेकिन वहाँ की भीषण गर्मी को देखकर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता है। वह अपनी मातृभूमि से असाधारण प्रेम रखता है और उसके प्रति अपार श्रद्धा रखता है। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काप काप कर। जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहाँ सदा बर्फ जमी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वहाँ वह भयंकर ठंड में काप काप कर अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर लेता है प्राण निछावर, परंतु वह ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता। उसे भी अपनी मातृभूमि से अतुल प्रेम होता है और अपने देश की रक्षा के लिए वह उस पर अपने प्राण न्यौछावर करता है। यह व्याख्या। पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। कवि ने स्पष्ट किया है कि मानव को मातृभूमि से स्वाभाविक प्रेम होता है। दूसरा है, इन पंक्तियों में स्वदेश प्रेम की प्रेरणा दी गई है। तीसरा है, भाषा सरल खड़ी बोली है। चौथा है, शैली विवेचनात्मक है। पांचवा है, रस वीर है। छठा है, गुण ओज है। सातवां है, शब्द शक्ति व्यंजना है। आठवां अलंकार अनुप्रास। ये व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग देख ले। तुम तो का मतलब होता है, भारत के युवाओं को कहा गया है स्वर्ग सी मतलब स्वर्ग के समान। विभव मतलब वैभव। धरा मतलब पृथ्वी। शिरोमणि मतलब सर्वश्रेष्ठ। मातृभूमि मतलब मातृभूमि। अन्न ग्रहण मतलब अनाज ग्रहण। रज मतलब धूल। तज मतलब छोड़। वंशज मतलब वंशज। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम प्रसंग जरा बता दें आपको। इसमें कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। अब हम व्याख्या सीखेंगे। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों में आकर। देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि कहता है कि विषुवत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देश से प्रेम रखते हैं, तो भारत भूमि में उन्हें निश्चय ही प्रेम होना चाहिए। धन्य हुए हो जीवन पाकर तुम, जिनका जल अन्न ग्रहण कर। क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि से भरपूर है। भारत भूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्यों का फल है। हमने यहाँ का अन्न खाया, पानी पिया और इसी धूल में खेलकर बड़े हुए हो, लेकर जिसका तज तन रहते कैसे तज दोगे, जिसको हे वीरों के वंशज।
तब शरीर के रहते हुए भी इसकी रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। ये हो गया व्याख्या। 5वें पद का काव्य सौंदर्य देखेंगे। प्रत्येक देशवासी का पहला कर्तव्य है। भाषा प्रवाह वही खड़ी बोली है। शैली भावात्मक है। रस वीर है। गुण ओज है। शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार स्वर्ग सी सुखद उपमा और अनुप्रास। छठे पद का व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। दम, दम मीन्स होता है सांस। अवशिष्ट मतलब होता है बाकी। धड़कन मीन्स होता है धड़कन। आत्मगर्व होता है स्वाभिमान से। शत्रुजय मतलब होता है शत्रुओं को जीतने वाला। दीन वचन मतलब बोली। उचारो मतलब होता है बोलो या कहो। मृत्यु मतलब मृत्यु। अभय मीन्स होता है डर। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। व्याख्या से पहले हम प्रसंग बता दें आपको। इसमें कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, जब तक हमारी सांसें चल रही है और जब तक हमारा हृदय धड़क रहा है, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, तब तक हमें अपने देश के गौरव ऊंचा रखना है। जब तक शरीर में एक बूंद रक्त का है, एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में हो शत्रुजय, जब तक शरीर में एक बूंद भी रक्त रहेगा, तब तक हम दीन वचन नहीं बोलेंगे। दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। और देश की रक्षा करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाती है तो हम उससे भी नहीं डरने वाले नहीं हैं। छठे पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। मातृभूमि की रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का पहला कर्तव्य है। भाषा प्रवाहमयी खड़ी बोली है। शैली भावात्मक में है। रस वीर है। गुण ओज है। शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार उपमा है। 7वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। निर्भय, निर्भय मीन्स होता है बिना डर के, बिना डर के। जीवन संबल मतलब होता है शक्ति, संबल में शक्ति। कातर मतलब होता है दुखी। जीव मतलब होता है जीव। नहाकर मतलब नहाकर। नूतन मतलब होता है नया। काया रूपी वस्त्र बहाकर मतलब काया रूपी वस्त्र बहाकर। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। कवि उद्घोषित करते हुए कहता है कि हमें देश के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। यह शरीर क्षण भंगुर है, अतः शरीर का मोह व्यर्थ है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। निर्भय स्वागत करो मृत्यु। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु है एक विश्राम स्थल। भारत के वीर युवकों, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। तुम मृत्यु से डरो नहीं। मृत्यु एक ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकान दूर करके आराम प्राप्त करता है। जीव है जहां पर फिर चलता धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहां से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर जीवन का आधार ग्रहण करता है।
मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर और उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। ये हो गया व्याख्या। अब हम 7वें पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। कवि ने यहाँ मृत्यु से निडर होकर देश के लिए सब कुछ अर्पित कर देने की प्रेरणा दी है। भाषा साहित्यिक हिंदी है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास रूपक और श्लेष है। अब हम 8वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। तृप्ति मतलब होता है संतुष्टि, आत्मबलि मतलब आत्मत्याग, निर्भय मतलब होता है आधारित, निष्प्राण मतलब होता है निर्जीव, निछावर मतलब होता है बलिदान, पूर्ण क्षेत्र होता है पवित्र क्षेत्र, असीम मतलब जिसकी सीमा न हो, त्याग मतलब होता है त्याग, विलासित मतलब होता है सुशोभित, विलसित मतलब होता है सुशोभित, मनुष्यता होता है मानवता क्षमा ज्ञान, विकसित मतलब होता है विकसित। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम आपको व्याख्या करना बताएंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग जरा बता रहे हैं। कवि का कथन है कि देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान की भावना आवश्यक है। अब हम आपको व्याख्या करना बता रहे हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि हो निर्भर। वास्तविक प्रेम वही कहलाता है जिसकी परिणति आत्मत्याग में होती है, अर्थात सच्चा प्रेम आत्मत्याग पर निर्भर है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम कर प्राण निछावर। इस सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो हमें प्रसन्नता पूर्वक उसे अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन होता है। तात्पर्य यह है कि सच्चे प्रेम के लिए त्याग की भावना परम आवश्यक है। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो कि निर्मल और निस्सीम त्याग के बल पर ही सुशोभित है, अर्थात देश प्रेम की शोभा निर्मम त्याग पर निर्भर है। आत्मा का विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देश प्रेम की भावना से ही मृत्यु की आत्मा का विकास होता है और मानवता का विकास होता है। इसलिए मानवता का विकसित कर देने के लिए ही देश प्रेम परम आवश्यक है। यह हो गया व्याख्या। पद्य का काव्य सौंदर्य देखेंगे। यहाँ देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। भाषा भावात्मक हिंदी है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।